सभी को राम राम। चलिए आज के अध्याय में आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा ग्रह किस राशि में या किस भाव में जाने के बाद उच्च या नीच का होता है और वो कैसे शुभ और अशुभ फल देता है। क्योंकि आदमी या ज्योतिष लोग बताते हैं कि ये ग्रह आपके लिए शुभ है, लेकिन फिर भी वो अशुभ दे के चला जाता है और आप चिंतित हो जाते हैं। तो उसका निवारण आज मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दे सकूं। शुरुआत करता हूँ सूर्य से। सूर्य अगर 1 नंबर मेष राशि में हो तो वो उच्च का होगा। तुला 7 नंबर में हो तो नीच का होगा। चंद्रमा वृष 2 नंबर में हो तो उच्च का होता है और 8 नंबर वृश्चिक में होता है तो नीच का होता है। मंगल मकर 10 नंबर में हो तो वो उच्च का होता है और कर्क 4 नंबर में हो तो वो नीच का कहलाता है। बुध कन्या 6 नंबर में अगर होता है तो उसे उच्च कहते हैं और मीन 12 नंबर में होगा तो उसे हम नीच का कहते हैं। उसी हिसाब से गुरु अगर कर्क 4 नंबर में हो तो वो उच्च का होता है और अगर मकर 10 नंबर में हो तो वो नीच का होता है। शुक्र अगर मीन राशि 12 नंबर में हो, 12वें भाव में हो तो वो उच्च का होगा और अगर कन्या नीच राशि 6 नंबर नीच में हो 6 नंबर में हो तो वो नीच का कहलाता है। शनि उसी हिसाब से 7वें भाव में या 7 नंबर में या तुला राशि में हो तो वो उच्च का कहलाएगा और मेष 1 नंबर में या प्रथम भाव में होगा तो वो नीच का कहलाएगा। वैसे ही राहु है मिथुन या 3 नंबर में हो तो वो उच्च का कहलाता है और धनु अगर 9 नंबर में हो तो वो नीच का कहलाता है। केतु धनु 9 नंबर में हो तो वो उच्च का कहलाएगा और मिथुन 3 नंबर में हो तो वो नीच का कहलाता है। वो ये सारे ग्रह इसी हिसाब से अपना शुभ अशुभ फल भी हमें देते हैं और हम उसे ग्रहण करते हैं या भोगते हैं। ये हम इस उच्च नीच के हिसाब से समझ गए। इसके अलावा ये सारे ग्रह अपने अपने इनका स्वामित्व क्षेत्र भी होता है, सब अपने अपने राशियों के स्वामी भी होते हैं। उनको हटाकर वो भी अगर इसमें ऐड कर देते हैं या जोड़ देते हैं तो उस हिसाब से ये माने सबके कम से कम 3 हो जाते हैं। तो बस उसी हिसाब से हमें उसका फलाफल देखना पड़ता है या आपको समझना पड़ेगा। अब आइए मूल नक्षत्र, जैसे हम गंडमूल नक्षत्र के नाम से जानते हैं ज्योतिष के हिसाब से। गंडमूल नक्षत्र सिर्फ बुध और केतु के होते हैं। बुध और केतु के माने प्रत्येक ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, सबके 4 चरण होते हैं। तो बुध के 3 नक्षत्र कौन कौन से हैं? ज्येष्ठा रेवती और अश्लेषा। केतु के अश्विनी मघा और मूल। इन सब के 4 चरण होते हैं और चारों चरण में पैदा हुए जातक का असर क्या क्या उनके जीवन पे या उनके समाज या उनके परिवार पे क्या पड़ता है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो कोशिश करें जानने का कि आखिर मूल नक्षत्र या गंडमूल नक्षत्र होने के बाद आदमी सतैसा क्यों मानता है और उसका पूजन हवन भी कराता है। आखिर उसका कारण क्या है? कारण अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर बुध के नक्षत्र ज्येष्ठा के प्रथम चरण में अगर कोई जातक या जातिका या लिंग के हिसाब से औरत या पुरुष या लड़का या लड़की का जन्म होता है तो ज्येष्ठा के प्रथम चरण में तो बड़े भाई को कष्ट होगा। छोटे द्वितीय में अगर दूसरे चरण में अगर होता है तो छोटे भाई को कष्ट होता है। तीसरे चरण में अगर उसका जन्म होता है तो माता को कष्ट होता है और चौथे चरण में होगा तो स्वयं को कष्ट होता है, खुद को कष्ट भोगना पड़ता है। माने ज्येष्ठा के चारों चरण थर्ड क्लास। अब आइए रेवती। रेवती के प्रथम चरण में होगा तो अधिकारियों या राज की तरफ से उसे सम्मान प्राप्त होता है। दूसरे चरण में अगर वो पैदा होता है तो राज की तरफ से उसे कोई ना कोई पद या कोई कंपटीशन ऐसा किया होगा जिससे उसको मिल जाएगा, मिलने की संभावना होती है मंत्री पद। तीसरे में होता है, अगर तीसरे चरण में अगर रेवती के तीसरे चरण में पैदा होगा तो उसे धन का सुख भी प्राप्त होता है। चौथे चरण में अगर वो उसका जन्म हुआ है
तो उसको कष्ट तो भोगना पड़ेगा, चाहे वो कष्ट कैसा भी हो। अब आइए बुध का तीसरा नक्षत्र अश्लेषा। अश्लेषा के प्रथम चरण में अगर कोई पैदा हुआ तो पिता को कष्ट होगा, दूसरे चरण में अगर पैदा लिया तो माँ को कष्ट होगा, तीसरे चरण में अगर पैदा हुआ तो उसको किसी न किसी रूप में धन की हानि होनी ही है। लेकिन चौथे चरण में अंततो गत्वा उसे सुख की प्राप्ति है। अगर चौथे चरण अश्लेषा के चौथे चरण में अगर किसी जातक या जातिका का जन्म होता है तो उसे सुख अनुभव होगा, भले कुछ दिन का दिक्कत है लेकिन लास्ट में उसे सुख की प्राप्ति होगी ही। अब आइए केतु के नक्षत्र को देखते हैं। अश्विनी। अश्विनी के प्रथम चरण में अगर किसी जातक जातिका का जन्म होता है तो पिता को कष्ट होता है, दूसरे में अगर जन्म होता है तो उसे सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है, तीसरे में होता है तो उसको राज्य की तरफ से कोई ना कोई पद मिल जाता है, अगर वो कोई कंपटीशन दिया हुआ होगा तो। अपने आप तो घर बैठे किसी को मिलता नहीं है। फिर वही, अगर उसे कोई पद मिल गया तो उसे सम्मान प्राप्ति होगी। ठीक है। मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर कोई पैदा होता है तो माता को कष्ट होता है, दूसरे चरण में अगर पैदा हुआ है तो पिता को कष्ट होगा, तीसरे चरण में अगर कोई पैदा होता है जातक या जातिका केतु के नक्षत्र मघा में तो उसे सुख अनुभव होगा। चौथे चरण में अगर पैदा होगा तो वो परिवेश, समाज, देश, काल, परिस्थिति के हिसाब से वो उस परिवेश में धनवान कहलाएगा और विद्वान भी कहलाएगा। अब आइए केतु के तीसरे चरण, तीसरे नक्षत्र मूल में आते हैं। मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर कोई पैदा होता है तो उसके लिए वो शुभ स्थिति मानी जाती है, दूसरे चरण में अगर कोई पैदा होता है तो वो धन हानि उसका होना निश्चित है, तीसरे चरण में पैदा होगा तो माता को कष्ट लिखा है और उसकी माता को कष्ट हो रहा होगा, चौथे चरण में अगर कोई पैदा होगा तो पिता को भी कष्ट होना ही होना है। ये हो गया मूल नक्षत्र कारण, जिसके कारण इस नक्षत्र में पैदा होने के बाद बाकी नक्षत्र में भी थोड़ा बहुत कष्ट होता है लेकिन इसमें फिक्स है कि ये होगा ही होगा।